So I am Dr. Shikhar Saxena. I am practicing in Fortis, Delhi, Sukhdev VR branch, and I have done joint replacement fellowship and spine fellowship. I am specialist in joint सर सॉरी, replacement थोड़ा and सा spine मैं surgery. आपको रोकूंगी सर, थोड़ा Okay. हिंदी में अगर आप बताएंगे हाँ तो। हाँ, of course. तो मैं जो है रिप्लेसमेंट सर्जरीज करता हूँ, जैसे हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं सबसे जल्दी हिप रिप्लेसमेंट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास। और स्पाइन सर्जरीज करता हूँ, ये मतलब मेरा स्पेशलिटी है। और बाकी सारे हड्डी से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे डे टू डे देखता हूँ मैं अपने ओपीडीज में, आईपीडीज में। तो आज जो वेबिनार रखा गया उसमें आप अपने ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तो रेज हैंड करके ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो। हाँ जी। हेलो 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 जी। हेलो हेलो। जो सर, आ कोऑर्डिनेटर रही है है मेरे, आवाज, आप आपका पूछ क्या नाम सकते है? हैं सवाल। जो कोऑर्डिनेटर है आपका क्या नाम है? सर आवाज आ रही है आपकी, सूरज जी, आप पूछ सकते हैं सर से सवाल। हेलो हाँ जी, बोलिए विक्रांत जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर एक पेशेंट है अभी तत्काल मेरे पास। तो हाँ जी। उनको ना ये चोट लग गया है पीछे के बल, मतलब ये पीठ में चोट लग गया है ज्यादा, तो मतलब सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या ट्रीटमेंट चलाया है इनका? नहीं, अभी जस्ट ही आया था, तो मैंने उनको ना ये डायनापार एक्यू का इंजेक्शन लगाया है और अभी कुछ किए नहीं है। अच्छा, ठीक है, वीडियो पे ले जाइए पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। विक्रांत जी, आप एक काम कीजिएगा, पहले जो है पेशेंट के लिए आप रेफरल डाल दीजिए और डॉक्टर आपको है ना वीडियो कॉल पे चेक कर लेंगे। अभी जो है ये हमारा वेबिनार है कॉमन क्वेश्चन पूछने के लिए, ये अभी जैसे पेशेंट हमारे हेल्थ पार्टनर्स को क्या मतलब एक क्वेरी रहती है कि आज जनरली ऐसा पेशेंट आए तो क्या करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस मतलब इट विल टेक टाइम। तो ट्रीटमेंट करने वेबिनार का जो भी इंटेंशन है, जो इंटेंटिव है हमारा वेबिनार को, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है जी हाँ, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है बाद में ही कंसल्ट करिए मुझसे। अभी ठीक है, हम लोग वेबिनार पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं, कोई भी दिक्कत आपको डे टू डे आ रही है ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड, यू वांट क्लैरिटी इन सम केसेस कि क्या मतलब और क्या बेटर कर सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप पुट अप कीजिए यहाँ पे, रेदर देन शोइंग योर ओन पेशेंट्स राइट नाउ। हेलो। हाँ जी सुभाष जी बताइए। हाँ, मैं खुद पेशेंट हूँ और मैं हेल्थ पार्टनर भी हूँ। सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा एक 2014 में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हमारा रेडियस ना फ्रैक्चर हो गया था, जिसमें प्लेटिंग हो चुका है। और प्लेटिंग होने के बाद में 2 इयर्स के बाद में मैं प्लेट रिमूव कराने गए थे, तो डॉक्टर साहब बोले कि अभी थोड़ी दिक्कत है, अभी बाद में करेंगे। लेकिन हम बाद में अभी 9 इयर्स के बाद में जब गए तब बोले कि नहीं, अभी ये रिमूव नहीं कर सकते हैं, अगर रिमूव करेंगे तो फिर ब्रेक कर जाएगा हड्डी। तो आपसे जानना मुझे लगता है उनका आवाज बंद हो गया, मुझे बीच में ही उनके आवाज आनी बंद हो चुकी है, तो मुझे लगता नहीं पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए थे वो। शायद अब अवेलेबल है सुभाष। If you can connect with us again। हेलो। हाँ जी हेलो। सुभाष जी बताइए। बोल रहे हैं, मेरे 2014 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा राइट हैंड रेडियस ना ब्रेक कर गया था, टूट गया था काफी। सर आई थिंक है ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे ख्याल से सुभाष जी के यहाँ पे वो म्यूट हो रहे हैं बारी बारी में। सुभाष जी आपकी आवाज जो है हमें आ नहीं पा रही है। तो जहाँ तक मुझे इनका सवाल समझ में आया है, मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ।
इसमें हेलो ये था कि जो अब जैसे इनकी एज ज्यादा हो जाती है, हेलो जैसे एजेड हो जाते हैं लोग, तो बोन वीक हो सुनाई नहीं दे रहा जाती है, सर। तो उस केसेस में हम कोशिश करते हैं कि अब जो है इम्प्लांट रिमूवल नहीं किया जाए, बिकॉज इम्प्लांट इज ऑलरेडी गिविंग स्ट्रेंथ टू द बोन, बोन को स्ट्रेंथ दे रहा है। अब अगर हम लेटर एज में जब ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है 45 एज के बाद, 50 के अराउंड ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होती है फीमेल्स में, मेल्स में लेटर आती है थोड़ी 60 के एज में, लेकिन उसके बाद इम्प्लांट रिमूवल अगर हम करते हैं तो वी हैव अ रिस्क कि बोन में जो है स्ट्रेंथ कम हो जाए, इसलिए अगर बहुत ही जरूरी होता है तभी हम इम्प्लांट रिमूवल करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो सर प्लेट अभी रख सकते हैं? अभी तो अभी रिमूव नहीं कराए सर, प्लेट अभी भी रखा हुआ है सर। तो अभी जो बिल्कुल आप क्या रख डॉक्टर के सकते हैं। पास बोला कि अभी मत, अभी नहीं होगा सर, तो क्या अभी पूरा होल लाइफ रखना पड़ेगा? नहीं, मेरा ओपिनियन क्या है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके पर्टिकुलर केस में मैं ऐसे विदाउट एक्सरे देख के नहीं दे सकता हूँ, एज अ अच्छा, जनरल मैंने आंसर दे दिया है। तो अभी हम एक्सरे अगर भेज देंगे नेक्स्ट टाइम में, कभी भी हम अगर आपसे ये कर सकें और एक्सरे भेज हाँ जी देंगे बिल्कुल, तो फिर उसका ये कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट मी एनी टाइम। तो मैं ओके आपको ओके। पर्टिकुलर आपको क्या ओपिनियन है आपके केस में क्या करना चाहिए, वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ क्योंकि आपको मैं बेटर सीएमसीएच बता वेलूर भी पाऊंगा। गए थे, सीएमसीएच वेलूर से भी होके आए हूँ, वहां से भी ओके, वही मैंने रिपोर्ट्स वही दिए कि अभी मत निकालिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम झारखंड से बोल रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, और मेरे को आप एक्सरे भेज दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताता हूँ फिर। जरूर जरूर सर, आपसे सुभाष जी, आप कंसल्ट ना करेंगे। रेफरेंस भेज दीजिएगा, उसके अंदर हाँ अटैच हाँ, आपकी खुद ही सारी मैं डिटेल्स, ठीक है? हाँ जी, तो पेशेंट हम सर खुद तब ही हैं। और एक हाँ ओके जी। ओके, क्वेश्चन है हाँ सर, और एक क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल पेशेंट पूछिए। का मॉर्निंग में हिल पेन काफी होता है, लेकिन वो वॉकिंग करने के बाद में पेशेंट का हिल पेन खत्म हो जाता है, और हाँ जी, उनका टेस्ट में हम विटामिन डी किए हैं, नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी ठीक ही है, 10 पॉइंट समथिंग है, तो सर इसके लिए क्या करें? थायराइड भी नहीं। हाँ, दिस इज अ केस ऑफ प्लांटर फेशियाटिस। फुट में क्या होता है, 5 लेयर्स ऑफ फेशियाज होते हैं, मस्कुलर फेशियाज होते हैं, जी इसमें सर। इन्फ्लामेशन की वजह से जो है पेन होता है। जी अब ड्यू सर, टू एक्टिविटीज, जैसे जैसे एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं तो इन्फ्लामेशन जो है कम होता जाता है, कम हो जाता है। और जी जैसे ही सर। ये इनएक्टिव पे होते हैं तो पेन बढ़ जाता है। तो व्हाट वी मतलब इसमें प्लांटर फेशियाटिस के केसेस में क्या एडवाइजेबल है कि लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देना ही एडवाइजेबल रहता है, लेकिन जी ना सर। इसका मतलब टेस्ट डोज पहले आपको लगाना चाहिए। टेस्ट डोज लगाने के बाद लोकल पिन पॉइंट जहाँ टेंडरनेस है उधर लोकल एनेस्थीसिया लगा सकते हैं आप। इनका कोई पेन किलर ऐसे कुछ मेडिसिन ज्यादा नहीं दे सकते हैं ना सर इसमें? मेडिसिन का रोल ज्यादा नहीं जैसे है इसमें। आइडिसिन, अगर इंडोमेथासिन खाती है तो लेडीज पेशेंट है तो कम हो हम्म जाता है, तो हमने हम्म इसको सिलिकन पैड होता है ना सर, वो हम्म पहनने के लिए हम बोल दिए हैं, तो उसमें भी काफी आराम है अभी, लेकिन जो हम्म। प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा ना सर। यूरिक एसिड कैसा है? नॉर्मल है सर, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो में हम इसमें कंसल्टेंट कर सकेंगे सर, यहाँ, करेंगे। हाँ, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे केसेस को जो है आप विदाउट लोकल ऐसे टेक्सामिथासोन वगैरह अगर नहीं लगाया आपने, कोई एंटी नहीं इंफ्लेमेटरी नहीं, अगर आप दूसरा तो नहीं इंजेक्टेबल दी नहीं सर, लग यूज दूसरा नहीं करते दिया। हैं तब तक इसमें आराम नहीं मिलता है। ऐसे केसेस अच्छा, में तो यही करना ही चाहिए, वो दिस इज द तो बेस्ट साइट में ट्रीटमेंट वी हैव इंजेक्शन कहाँ देंगे सर? साइट टुडे। में जहाँ पेन होता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, और कोई इंटरेक्ट करना चाहता हो तो? दीपक हेलो कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे थे। ओके, हेलो सर। सर, हाँ जी बताइए। अगर किसी चले B27 पॉजिटिव हो तो उसके लिए क्या करें? क्या पॉजिटिव को? हेलो, मेरे को क्वेश्चन क्लियरली नहीं सुनाई दिया, ये आप बोले फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर मीटिंग किसी जब पेशेंट जगन को बॉल B27 पॉजिटिव हो तो क्या करें? फुल। HLA-B27 बोल रहे थे क्या? जी जी जी। ओके, तो HLA-B27 ज्यादातर तो स्पॉन्डिलाइटिस, जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप होता है उसमें ही मतलब पॉजिटिव मिलता है। तो अब इसमें चेक करना पड़ेगा पेशेंट को क्या क्या दिक्कत है, क्या कौन सा डायग्नोसिस बन रहा है,
एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि नाम आ गया है। तो एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधी सी हो जाती है। जो नॉर्मल कर्व्स रहते हैं, जैसे गर्दन पे कर्व आता है, फिर पीठ पे कर्व आता है, फिर कमर में कर्व आता है, तो नॉर्मल कर्वेचर्स जो होते हैं हमारे, वो जी। नॉर्मल कर्वेचर्स जो लॉस लॉस कर लेते हैं हम, और उसके बाद स्ट्रेट बैम्बू लाइक स्पाइन हो जाती है। जैसे बैम्बू होता है एक, वैसे स्ट्रेट वैसा हो जाता है स्पाइन। इसमें दिक्कत क्या होती है कि अभी मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं हम, है ना। जी जी जैसे आप पेशेंट से कहेंगे कि आप अपना झुक के जो है अपना हाथों से टोस को टच करो, तो वो चीज नहीं कर पाएंगे वो, है ना। तो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, और इट इज जी टेंडिंग टू एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन आइदर ऑफ द केसेस। दोनों ही केसेस में आपको जो है ये इनको एंडोमेटासिन एडवाइस कर सकते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट। और साथ ही साथ जो है आप इसमें स्विमिंग जो है बेस्ट एक्सरसाइज रहती है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, स्विमिंग से जो है बहुत फायदा रहता है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले पेशेंट्स में, जी और सैक्रोइलियाटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें भी। तो इन दोनों ही बीमारियों में चले B27 90% मिलता है हमें। तो ये आप मतलब जी पर्सनल लेवल पे एडवाइस कर सकते हैं। बाकी ऑपरेटिव इंटरवेंशन अगर आपको लगता है तो किसी हायर सेंटर पे रेफर करना पड़ सकता है। जी जी। और सर आज के डेट में सबसे ज्यादा बैक एक वाला पेशेंट आता है, उसके लिए क्या करें? बैक एक कई सारे डायग्नोसिस हैं, लो बैक एक है, मिड बैक एक है ना। जी तो फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट सबके डिफर करते हैं। आपको पहले एक एक्सरे कराना चाहिए। मैंने जी मोस्टली देखा है कि मैं एक्सरे लिखता हूँ, एपी और लैटरल दोनों व्यूज लिखता हूँ, बिकॉज दे बोथ हैव सिग्निफिकेंस। तो वो दोनों ही व्यू कराना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ एक ही व्यू करा के भेज देते हैं, फिर वो ओपिनियन फिर डिफर करता है, जी क्लियर कट ओपिनियन नहीं मिल पाता है। तो जी दोनों ही व्यूज होने चाहिए, एपी और लैटरल व्यूज। और फॉर उसके बाद जो है नर्व कंप्रेशंस होते हैं, जो दिमाग से नसें जाती हैं, वही हाथों पैरों सब में जाती हैं। तो जी कमर में जो दर्द होता है उसके बाद से पैरों में झंझनाहट सुनपन आने लगता है। तो कमर के जो दर्द होता है उसमें हमें जो MRI की जरूरत होती है, टू चेक कि कितना कंप्रेशन किस नर्व पे हो रहा है ना। उसके बाद हमने जब चेक कर लिया कि जैसे L4 लेवल पे, L5 लेवल पे है, फिर उसके बाद एनुलर लिगामेंट इंटैक्ट है कि नहीं है, वो टीयर तो नहीं हुआ है, और रेडिकुलोपैथी किस साइड आ रही है। अगर बाइलेटरल रेडिकुलोपैथी है तो दैट मीन्स कि दोनों तरफ डिस्क बल्ज है। अगर यूनिलैटरल है तो इसका मतलब एक तरफ डिस्क बल्ज है। तो जी उससे हम डिफर करते हैं कि डिसेक्टमी की जरूरत है कि नहीं, या फिर पोस्टीरियर स्पाइनल फिक्सेशन की जरूरत है कि नहीं। अगर सिर्फ अर्ली एज में हमें ट्रीट करना है तो इस केसेस में तो हम लो बैक एक के लिए लंबर बेल्ट एडवाइस कर सकते हैं, एक बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस उनको बता सकते हैं कि ये बेस्ट बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। और वाइट डिस्चार्ज पर वजाइना को हमको रूल आउट करना चाहिए, बिकॉज दैट आल्सो कॉज लो बैक एक। तो ये चीजें रूल आउट कर सकते हैं। और लो बैक एक के लिए हम लंबर बेल्ट हैं, और मसल रिलैक्सेंट्स देने चाहिए। मसल अगर बेसिक आप एनसीड्स पे अगर पूरे तरीके से आप फोकस करोगे तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। तो मसल रिलैक्सेंट्स जो है बेटर फंक्शन करती हैं। जी। और इसमें अगर L4 L5 में नस दब रहा है तो उसके लिए क्या मेडिसिन दे सर? मेडिसिन तो सेम रहेंगी, बस हमें ये मतलब देखना पड़ेगा ना डिसेक्टमी की जरूरत है कि नहीं है, कितना कंप्रेशन है, फिक्सेशन करना चाहिए, डिसेक्टमी करनी चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें उसको ओमनाप्रोटिन मतलब उसको आप अपने लेवल पे नहीं ट्रीट कर सकते हैं, दैट नीड्स अ सर्जरी की जरूरत। जैसे एक पेशेंट को नस दब रहा है, उसको हाथ पाँव में झुनझुनाहट जैसे रहता है, उसको लंबोसैक्रल। ओमनाप्रोटिन यूज कर सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप फिर से पूछ लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे एक पेशेंट है, उसको बैक एक हो रहा है, L4 L5 में नस दब रहा है, उसको ओमनाप्रोटिन दे सकते हैं क्या? मेरे को आवाज क्लियर नहीं है। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो पूछ ले। जी सर नमस्कार। हेलो हेलो हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही, बताइए। जी जी सर नमस्कार। कह रहे हैं सर आजकल ज्यादातर देखने को मिल रहा है हील पेन हो रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, अभी जी हील पे मैं आंसर दे चुका हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर बट जी जी हम्म। एक्चुअली में सर कोई भी दवा देने से यानी कोई भी पेन किलर देने से सर आराम होता है बस कुछ टाइम के लिए फिर छोड़ना मतलब
पेन होने लगता है सर, इसका कोई सटीक उपाय सर बता दें तो अच्छा है। जी सर, हेलो हेलो, जी सर, हेलो 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 सर, कहाँ गए? सर डिस्कनेक्ट हो गए सर हैं, शायद डॉक्टर साहब फिर से कनेक्शन में कुछ इशू है, अभी सर दोबारा से एक बारी कनेक्ट करते हैं। हेलो हाँ बोलो। हेलो, इन्फेक्शन का दवा देखिए, वो अभी एंटीबायोटिक कुछ स्टार्ट कर देंगे। क्या? म्यूट कर दो। हेलो, आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ सर। हेलो हेलो हेलो, हेलो, जी सर, हेलो। एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, मुझे आवाज आ रही है सबकी। सर सर एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे ना तो सर को ज्यादा अच्छा सुनाई देगा, तो मैं चाहूंगी सारे हेल्थ पार्टनर से कि करके आप मतलब पूछे, सर को भी क्लियर नहीं हो पा रहे क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं। और रिक्वेस्ट रहेगी जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो थोड़ा म्यूट कर ले तो शायद सभी आराम से सुन पाएंगे। ठीक है, बोलिए, आ रही सर आवाज। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कौन से लेवल का है और कितने दिनों से हो चुका है, ये चीज है? पहले जैसे रूल नॉर्मल, आउट करना पड़ेगा उसका। जैसे अगर सर आपके पास कुछ नॉर्मल में क्लैरिटी पेशेंट हो तो आते मुझसे हैं। आप बता सकते हैं कि इतने दिन पुराना केस था या फिर इस लेवल पे दर्द हो रहा था। अभी दम इसमें पार्टिसिपेट करें कैसे कुछ सर ऐसा है कि जैसे नॉर्मल में पेशेंट आते हैं, सर कहते हैं कि जो गर्दन के पीछे दर्द होता है, सिर में भारीपन रहता है, ऐसे नॉर्मल में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? नॉर्मली तो हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वाइकल का जो कॉलर आता है, सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर, उसको एडवाइस करते हैं। प्लस उनको नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस होती हैं, वो वीडियोस आप लोग को शेयर करता रहता हूँ मैं, आप देखते रहिए, उसमें एक्सरसाइजेस रहती हैं, तो वो एक्सरसाइजेस आप करा सकते हैं। प्लस सर्वाइकल कॉलर दे सकते हैं, प्लस मसल रिलैक्सेंट या फिर लोकल एनसेट्स। अब इसमें ये कॉजेस जानना पहले जरूरी होता है कि पेशेंट के लाइफस्टाइल में क्या मतलब कॉज है कि क्यों हो रहा है उसको। तो बेसिक कॉजेज में जैसे आता है कि पहला बोन वीकनेस होती है, सेकंड मसल वीकनेस होती है, थर्ड होता है एबनॉर्मल पोस्चर्स, है ना, फोर्थ होता है हैवी वेट लिफ्टिंग ओवर नेक। तो इसमें से रूल आउट करना होता है, आपको खुद पकड़ना होगा कि ये क्या कर रहा है ऐसा अपनी लाइफ में जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है उसे। तो ये सब चीजें आप पहले पकड़ लीजिए कि हाँ इस वजह से हो रहा है। उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वो नेक पे ऐसे बोरा वोरा रख के चल रहा है, तो उसको मना करना है कि नहीं करना है ये चीज आपको। फिर वो मोटा तकिया लगा के सो रहा है तो वो चीज मना करना है कि आपको ये नहीं करना है। फिर अगर ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से भी होता है तो वो बताना है कि वो यूज नहीं करना है ऐसे। और फिर जो है अपना ट्रीटमेंट देना है। पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेना है कि लाइफस्टाइल में कोई भी दिक्कत है वो। उसके बाद एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस। उसके बाद ऑर्थोटिक्स में सर्वाइकल कॉलर। उसके बाद आता है हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन में आपको देना है मसल रिलैक्सेंट्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, कुछ भी दे सकते हैं जो आपको लगे कि हाँ पेन किलर्स में पैरासीटामोल से लेके डाइक्लोफिनेक ये सब दे सकते हैं। फिर आपको सीवियरिटी, अब यहाँ तक तो आपने ट्रीटमेंट दे दिया, अब उसका सीवियरिटी कितनी है, जैसे कि लोग हाथों पैरों में झंझनाहट, हाथों में झंझनाहट हो रहा है, सुन्नपन है कि नहीं है, अगर वो चीज है तो फिर आपको उसका ट्रीटमेंट, जो कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि मिथाइल कोबालामिन, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, ये सब दे सकते हैं आप। दिस इज अ कंप्लीट आपको मैंने ट्रीटमेंट दे दिया है, फ्रॉम लाइफस्टाइल से लेके पूरा कॉम्प्लिकेशन के मैनेजमेंट तक। तो ये सारे स्टेप्स को आप अच्छे से फॉलो कीजिए और ट्रीटमेंट आपको 90% केसेस आप सॉल्व करने में मतलब आप सक्षम रहेंगे वहाँ पे। हेलो 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 सर। हाँ जी, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि एक पेशेंट आया था मेरे पे, वो बोल रहा था कि जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, चाहे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कमर के ऊपर दर्द देने लगता है झुकने उकने पे, है ना, और फिर वो अपने आप सही भी हो जाता है। और ऐसा ये चल रहा है कम से कम 6-7 साल से। ठीक है, कमर में दर्द? हाँ, कमर में दर्द हो जाता है। और क्या एज है पेशेंट की? पेशेंट का एज है 28।
ठीक है, और क्रिकेट खेलते हैं वो? वो क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे झुकते हैं ना कुछ भी कारण से, तो दर्द देने लगता है, फिर वो अपने आप दर्द खत्म भी हो जाता है। हेलो, कितने दिन के लिए दर्द रहता है? ये दर्द कितने दिन के लिए नहीं, ये रहता है 3-4 घंटे के लिए रहता है, 5 घंटे के लिए। क्या चीज होती है? सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है? नहीं नहीं, अब जैसे क्रिकेट अभी खेल लिया है ना, तो क्रिकेट बस में झुकना कुछ एक्टिविटी करने के बाद ही दर्द हाँ होता है? हाँ, जो उसमें इट इज अ झुक क्लियर केस ऑफ वीकनेस, है ना, कि कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसके बाद दर्द हो रहा है, तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ वीकनेस। उसमें आप एक्टिविटी की बात नहीं है, मल्टीविटामिन अगर उनको दे सकते हैं, उनको अगर वो आप झुक आयरन की टैबलेट झुक दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें उसको देना है। और कमर की अगर वो मतलब दर्द हो रहा है, स्पेशली सिर्फ कमर का ही दर्द हो रहा है, तो जो मैंने कमर के लिए प्रोटोकॉल्स बताए हैं आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, उसका ही मतलब आप उसको फॉलो कीजिए, उसी से आप ट्रीट कर लेंगे। हेलो, हेलो, और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो, 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 हाँ जी सर, आवाज आ रही है, आप बताइए मनोज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर, हेलो। हाँ हाँ जी सर, मेरी बताइए। आवाज जा रही है? गुड आ आफ्टरनून रही है। सर। गुड आफ्टरनून। सर 4 महीना बिफोर सर 8 मीटर करीब 4 फीट के ऊंचाई पे कोई बंदा गिर गया था। ओके। गिरने के बाद सर लेफ्ट शोल्डर में जो है पेन हो रहा था, उसका अच्छा। एक्सरे कराया, किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं है, ना किसी तरह का लिगामेंट में इंजरी है, बट उसका शोल्डर जो है डाउन हो रहा है सर, लेकिन अप नहीं नहीं क्लियर, है। अप क्लियर टाइप के नहीं होता सर। रीजन क्या है? आपको कैसे पता, एक एक फिर मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ आपको कैसे पता चला कोई लिगामेंट में इंजरी नहीं है एक्सरे में देख के? तो सर लोकल कोई यहाँ का आर्थोपेडिक देखा था उसको, हम्म। इसके बाद वो बताया कि नहीं कोई वो नहीं है, बट सर उसका शोल्डर जो है कि अप नहीं होता है, डाउन होता है, क्लियर रूप से अप नहीं होता है। पहली बात तो ये एक मिथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये डेली के ही बेसिस पे मेरे पे आते हैं जी जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि एक्सरे में देख के मैंने बता दिया लिगामेंट्स में टीयर नहीं है। ये सब चीजें नहीं करनी है आप जी लोगों को, जी है ना। एक्सरे में इज ओनली फॉर बोनी इंजरीज, जी ठीक है। एक्सरे में सिर्फ बोनी इंजरीज दिखाई देती हैं, सिर्फ आप वही देखेंगे। जी और एक्सरे के बिहाफ पे कोई भी लिगामेंटस, फेशियाटिक और कोई भी मस्कुलर टीयर्स, ये सब कोई भी कमेंट नहीं करना है। जी इन सब चीजों के लिए आपको एमआरआई करानी है। जी एमआरआई में ही जो है ये सब जो फीचर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। एक्सरे में ये सब में से कुछ भी नहीं दिखाई जी देता है, ठीक है। तो इस चीज का गलत कमेंट नहीं करना है आपको, है जी ना। मार्केट में नाम नहीं खराब करना है। कुछ कोई भी कहेगा कि भाई आप एक्सरे देख के कैसे बता सकते हो, जी एक्सरे तो सिर्फ बोनी इंजरीज के लिए ही होता है। जी। तो रीजन क्या हो सकता है सर? इसके लिए एमआरआई कराना पड़ेगा। एमआरआई में ही आपको बताया जा सकता है कि इसमें क्या मतलब। और बोनी इंजरी अगर नहीं है तो आप एमआरआई के लिए सजेस्ट अगर कीजिए। फर्स्ट टाइम उसको प्राइमरी मतलब मेडिसिन अगर कोई उस टाइप से दिया जाए तो? अभी के लिए आप कितने दिन पुराना इंजरी ये है? सर 4 महीना पहले का है सर। 4 महीने के लिए अभी कोई 4 महीने से जैसे वो चल रहा होगा वैसे ही चलने दीजिए। कोई अभी अचानक से कुछ दवाई देने की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। जी पहले एमआरआई करके डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ है, उसके बाद उसको दवाई दीजिए। जी ऐसे रैंडमली कोई भी दवाई देने का कोई मतलब नहीं है अभी। जी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो चल रहा है, बोल रहा हूँ सॉरी से। सर यूरिक एसिड का क्या ट्रीटमेंट रहता है? जैसे कोई पेशेंट है उसका यूरिक एसिड ये इनकी आवाज मुझे साफ 7.4 या नहीं आ रही 8 है। है, तो इनसे जो है आप लोग कोऑर्डिनेट करिए। हेलो सर, एक हेलो क्वेश्चन है सर। हेलो हाँ जी बताइए। जी, मतलब एक राइट नी जॉइंट सर, वो जो है ना घुटना जाम हो जाता है और एक घुटना सही रहता है सर। 60 साल का उम्र है सर, ये क्या हो सकता है इसमें? एक्सरसाइज करवाया जाएगा या क्या एडवाइस हो सकता है इसमें सर? नहीं नहीं, एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है ये आपका, है ना। ये जी अब घुटना जाम किस वजह से हुआ है पहले ये देखना जरूरी है। ट्रॉमेटिक है कि ये ट्रॉमेटिक है? ट्रॉमेटिक मतलब कि चोट लगने की वो वजह से है कि बिना चोट लगे से है?
नहीं बिना चोट नहीं हुआ था क्या कि एक 6-7 महीना पहले फोल्डिंग पर सोई थी और सोने के बाद वो घुटना थोड़ा सा मुड़ गया था या किसी तरह से उसी वजह से जाम हो गया। ठीक है, अभी ये जो इंजरी हुई है ये इसको कितने दिन हो चुके हैं? 7 मंथ 7 मंथ्स हो चुके हैं। तो जैसे कि एज आप बता रहे हो 60 इयर्स का एज है, तो बहुत ही कम चांसेस हाँ। हैं कि ये बोनी इंजरी कोई हुई हो और उसको वो कम्प्लीटली हील हो गई हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है बोनी इंजरी हील करने में ही। और नी इज अ मेजर जॉइंट, तो उसमें जो है कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा मसल बल्क रहता है नी के अराउंड, तो उसके वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स आते हैं। और अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स रहते तो हील कर जाते हैं ऑटोमेटिकली, अपने प्लेस पे रहते हैं। लेकिन इफ देयर इज अ डिस्प्लेस्ड फ्रैगमेंट, तो कोई भी बोनी इंजरी का जो फ्रैगमेंट है वो जॉइंट स्पेस में आ जाता है। फिर जॉइंट स्पेस में आने के बाद जो है मूवमेंट्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्चर जिस जगह पे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है पैर, उसी पोजीशन में रखता है पेशेंट, तो कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद अभी तो मैं आपके लिए जो एडवाइस है मेरे लिए वो यही है कि आप एक एक्सरे कराइए, एपी और लैटरल दोनों ही व्यू, जस्ट टू रूल आउट इफ इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस और नॉट ना। वैसे तो क्लियर हिस्ट्री है ट्रॉमेटिक की, लेकिन ये 60 इयर्स पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही बिल्कुल 90% सर केसेस यही जो आप घुटने के, है। तो 90% केसेस जो आप सब लोग देखते हैं अपने स्पेसेस में, तो वो सारे केसेस 90% ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो क्लियर जो फीचर होता है उसमें नी जॉइंट में जो मीडियल साइड का जो मीडियल मतलब जो अंदर की तरफ होता है वो जॉइंट स्पेस कम हो जाता है। ये 90% केसेस में ऐसे ही दिखता है। तो आप लोग ऐसे देख के डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट का। और इसमें जो थेरेपीज रहती हैं वो तो क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेज ही हैं कंजर्वेटिव, जिसमें आप दे सकते हैं, प्लस लोकल पेन किलर्स, ये सभी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। जिसका जो एडवांस अगर आप चाहें कि एकदम घुटना ठीक हो जाए, तो उसके लिए टोटल नी रिप्लेसमेंट ही एक मात्र इलाज है। और इसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप सब लोग प्रमोट कीजिए कि हाँ सब लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट कराएं अपन, और एक पेन फ्री नी सबको मिले। एकदम नया घुटना लग जाएगा तो एकदम सर पेन फ्री हो जाता है और एक बेटर नी लाइफ रहती है। रिप्लेसमेंट करने से क्या डेली कॉस्ट आ अगर जाता आप होगा, ऐसे क्या पेन कॉस्ट आ में जाता जी होगा? रहे हैं तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि डेली आप पेन में जी रहे हैं तो आप ऐसा करके कब तक जिएंगे, डेली पेन किलर्स खा के आपकी किडनी भी खराब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ों को आप निगलेक्ट करके उनको बेटर एडवाइस दीजिए। चाहे वो कराएं चाहे नहीं कराएं वो अलग बात है, लेकिन आप टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस किया करिए। सर क्या कॉस्ट आएगा नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए रेडी होता है पेशेंट को? सारी कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लांट रहता है कि कैसा इम्प्लांट आप मतलब रिप्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये 1 लाख रुपए अराउंड, इतना तो मिनिमम चार्जेस 1 लाख रुपीज पर नी तो मिनिमम लग ही जाता है। हेलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो हेलो, हाँ सर बोल रहे थे कि एक नोएडा में दिखाए थे एक पेशेंट को, तो वो घुटने में वो था कि 2 हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज था वो बता रहा था वो घिस चुका है। तो इसके कारण वो एक कार्टिजन डीओ करके टैबलेट चला रहा था और एक डोलोनेक्स डीटी चला रहा था। तो वो बोला कि 1 साल खाइए आराम मिलेगा। आराम मिल गया, फिर डॉक्टर के पास गए तो वो बोला कि ये दवाई लंबा चलेगा, मतलब 2-3 साल तक। तो ये दवाई लेने से कुछ साइड इफेक्ट वगैरह हार्मफुल नहीं है ना कुछ? मेरा ओपिनियन ये है कि ये दवाइयाँ जो है काम नहीं करेंगी। और जैसा कि आपने बताया कि घुटनों के बीच में कार्टिलेज घिस गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो हम केस डिस्कस कर रहे थे अभी, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वही है ये। और इसमें जो है दवाइयाँ आप 1 साल खा चुके तो भी आपको आराम नहीं मिला, ऐसे आप नहीं 2-3 साल आराम खा लोगे तो भी आराम मिल आराम नहीं गया है, मिलेगी। आराम मिल गया। कंप्लीट मतलब सर आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। तो ये टैबलेट चला नहीं है। कार्टिजन डीओ तो टैबलेट चला, उससे आराम मिल गया, लेकिन वो बोले कि ये दवाई लंबा हम्म। चलेगा। हाँ, तो अगर एकदम सही हो गया तो फिर दवाई की क्या जरूरत है? दवाई सही पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा ओपिनियन ये है, अगर सही हो गया है तो दवाई की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हर दवाई के मतलब वो डॉक्टर जिसको आप दिखा रहे हैं उनसे आप पूछ लीजिए, आपका पूरा हक है पूछने का कि क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं।
सारी दवाइयों में अलग कॉम्पोजिशन होते हैं, अलग अलग कंपनी के ब्रांड नेम होते हैं, सबके कॉम्प्लिकेशंस ऐसे बिना देखे मैं बता नहीं सकता कि उसके अंदर क्या क्या मतलब कॉम्पोजिशन है ना। उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा तभी ना बता पाऊंगा मैं कि उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं है। तो वो तो जो भी आपका ट्रीटेबल, जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हो, आप उनसे पूछिए जाके कि मतलब कितना मतलब इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्या नहीं हो। उसका एक एक कॉम्पोजिशन को आप खुद भी मतलब देख के नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस निकाल के आप अपने पेशेंट को बता सकते हैं उसमें। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सर एक पेशेंट है सर, उनको कमर में सर काफी दर्द होती है। हाँ जी हाँ जी। तो सर हम लोग सर गांव देहात में सर प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो जैसे सर होता क्या है कि जैसे बंगाली वगैरह लोग कुछ लोग होते हैं, तो वो लो कास्ट में लोग दवा चाहते हैं। तो सर हम ये चाहते हैं कि जैसे उन लोग को मेडिसिन क्या दिया जाए ताकि सस्ती पड़े, कुछ उनको आराम हो, बाकी फिर दिखाया जाए उनको। पहली बात तो ये है कि जो भी कमर दर्द वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, जी 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 उनको आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो लंबर बेल्ट एडवाइस कीजिए, जो चौड़ी वाली बेल्ट होती है कमर में पहनने वाली, वो एडवाइस कीजिए। दवाइयों से पहले अगर आप बेल्ट एडवाइस करते हैं ना, तो बेल्ट से ज्यादा रिलीफ होता है, दवाइयों से कम। जी है ना, जी दवाई अगर 15-20 दिन खाएंगे तब आराम मिलेगा, वो तो बेल्ट एक ही दिन में ही लगा देंगे, सपोर्ट मिल जाता है कमर को, जी जी तो वो एक बेल्ट। दिन में ही ट्रीटेबल हो जाता है, मतलब बहुत आराम मिलता है। तो फर्स्ट डे ही आप मतलब लंबर बेल्ट उनको एडवाइस कीजिए। ठीक सर, वो लंबर बेल्ट के सिवा सर मेडिसिन सर उनको क्या दें? जैसे सर नॉर्मली 1-2-3 रोज खाएं ताकि वो फिर दोबारा खुद अपने यहाँ अपने काउंटर पे आने के लिए वो लोग उत्साहित हो जाएं कि नहीं सर जैसा कहिए उस हिसाब से करें। तो फिर सर आपसे मैं हाँ, इसमें कलेक्ट एक इंजेक्शन विटामिन डी का 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आप लगा दीजिए स्टार्ट। इससे जो है बोन में जो है जो भी कैल्शियम की कमी होगी, वो जी जी विटामिन डी जो है डालने से आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, तो कैल्शियम बोन तो वैसे ही स्ट्रांग होने लगेंगी फ्रॉम फर्स्ट डे। एक जी बेल्ट जी दे देंगे, उससे पेन रिलीफ हो जाएगा। जी सप्लीमेंट आप अगर मतलब एकदम ही कट करना चाहते हो कॉस्ट, तो सप्लीमेंट हटा सकते हैं, लेकिन हाँ मसल रिलैक्सेंट्स और वो सर एनसीड्स मतलब ये आप मसल एडवाइस रिलैक्सेंट कीजिए। में सर मसल रिलैक्सेंट में सर कौन सा सर टैबलेट दें? कौन सा टैबलेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब वो तो आप पेशेंट टू पेशेंट आपका डिपेंड करता है ना कि कौन से पेशेंट में क्या दे रहे हैं। ऐसे सर जनरलाइज किसी भी उसको हम पेशेंट को समझ कोई नहीं भी पा रहे गोली हैं नहीं सर दे सर सकते हैं। सर सर उसको जैसे मसल रिलैक्सेंट को हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, उसको थोड़ा सा आप अपने से बता दीजिए सर। मसल रिलैक्सेंट एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, इन सारे जी जी ग्रुप ऑफ ड्रग्स को मसल रिलैक्सेंट, जैसे पेन किलर से एक जनरलाइज वर्ड है, तो नहीं उसके नहीं अंदर सर, जैसे एनसीड्स होते मेरे हैं। कहने का मतलब ये मसल्स रिलैक्सेंट का सर कौन सी टैबलेट होती है, उसमें सर कौन सा फार्मूला होता है, ये सर मैं पूछ रहा हूँ सर कि हाँ हाँ, उसके कई सारे, मतलब आप शायद मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं है, आपको मैं जी इस जी जी चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि जी इसके लिए डी फार्मा वाले या फिर बी फार्मा वाले कोई आपके आस पास होंगे, तो उनसे आप एक बार बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए कि क्या मतलब ऐसे ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं क्या है। तो एक बेसिक नॉलेज आपके पास रहेगी, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे। जी जी। तो सर ऐसे में कोई सर लोकल नेम सर टैबलेट का? पैरासीटामोल आप दे सकते हैं, ये तो सबसे सस्ती रहेगी और ये जी पेन रिलीफ भी करती है। ठीक है सर। बाकी जैसे आप मसल रिलैक्सेशन में मेथकार्बामोल है, तो ये आपको मतलब जो एकदम ही लीस्ट मतलब कॉस्ट में मिलती है वो यही है। बाकी जी और भी हैं, लेकिन मतलब आप ऐसे रैंडमली किसी को भी कोई भी ड्रग्स नहीं दे सकते ना, मतलब इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस। जी जी। हेलो हेलो हेलो। ठीक। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, बोल रहे थे कि एक पेशेंट आई थी कल मेरे पे, हाँ तो जी। उसका 6-7 महीना पहले दर्द एंकल से स्टार्ट हुआ है। एंकल में ओके। दर्द था, उसके बाद फिर घुटने में आया, फिर वो कमर पे है, तो एक पैर में ही है। और वो उसको उठने बैठने में बहुत दर्द होता है, मतलब बैठ जाती है तो उठ नहीं पाती है बिना सहारे का। और बोलती है कि हमेशा दर्द रहता है। और बाथरूम बाथरूम पे उसको बोले कमोड पे जाने के लिए, तो बोली नहीं हम इंडियन पे ही जा रहे हैं अभी। ओके, तो उसका क्या है सर? मतलब मल्टीपल जॉइंट पेन है? हाँ मतलब पहले स्टार्ट हुआ एंकल से स्टार्ट हुआ।
एंकल से फिर वो घुटने में आया, अब कमर में भी है, घुटने में भी है, कमर में भी दर्द है। तो वही उठने बैठने में बहुत दिक्कत होता है, बोलते हैं एक जगह बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं और दर्द रहता है हमेशा। इसका क्या है ठीक है, सर? तो इसके लिए ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए आपको, है ना। एक बार कंप्लीट ब्लड पिक्चर एक करा के जो है देखिए कि कौन कौन सी मतलब RA फैक्टर्स निगेटिव है कि नहीं है, सीरम यूरिक एसिड नॉर्मल लिमिट्स में कि नहीं है, शुगर तो नहीं है पेशेंट को, BP कैसा है, एक ओवरऑल ब्लड पिक्चर एक बार जरूरी है रेट करना टू चेक वेदर हाँ कोई भी कमी तो नहीं है, कम से कम ब्लड में तो नहीं कमी है। फिर उसके बाद जो आपको लगता है कि रिलेवेंट स्पेस है, जैसे कि नेक हो गया या लो बैक हो गया या नीज हो गया, शोल्डर है, जो भी एरिया है उसका स्पेसिफिक एक एक्सरे करा के देख सकते हैं देयर इज एनी इंजरी और नॉट, तो उससे रूल आउट हो सकता है। लेकिन ऐसे जनरलाइज्ड अगर बॉडी एक है तो फिर उसका तो कॉज यही होगा कि कोई ब्लड में ही कमी होगी। ऐसे केसेस में वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये एज अ जनरल मतलब क्या होता है कि मेन तो 3-4 ही चीजें हैं जिसमें से आप पकड़ सकते हैं बीमारी को। तो पहला है RA फैक्टर जिसमें रुमेटॉइड अर्थराइटिस पता कर सकते हैं आप। दूसरा है हाइपर यूरियसीमिया के लिए सीरम यूरिक एसिड हो गया। तीसरा हो गया आपका शुगर के केसेस में, तो उसके लिए RBS मतलब मिनिमम इतना इन्वेस्टिगेशन करा के ही आप मतलब 2-3 इन्वेस्टिगेशन करा के ही आप डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे कि कौन सी बीमारी है इनको, और ट्रीट करने में फिर आपको आसानी मिलेगी। डॉक्टर है सारा टोटल पूरा है। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, हम एक हमारे बगल में एक पेशेंट है जो एवियन का शिकार है। एवियन ये भास्कुलर नेक्रोसिस डिजीज और लगभग MRI के मुताबिक जो है इसका 3rd या 4th स्टेज का है। तो ऐसा कोई अभी तक जहाँ भी ऑर्थो की सलाह दी गई है वहाँ तो इनको ये सलाह मिली कि हिप चेंज करवाना पड़ेगा और ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई मेडिसिन है अगर तत्काल जब तक चल पा मुझे रहा आपकी है आवाज एकदम क्लियर नहीं आई, मुझे एक भी सेंटेंस आपका एकदम क्लियर नहीं सुनाई दिया। मैं आपसे ये कोऑर्डिनेटर से कहूंगा, मैं आप रिक्वेस्ट कीजिए बाकी लोगों को म्यूट करने के लिए। जी जी जरूर सर। हाँ सर, जा रही है आवाज अब? हाँ जी। जी सर, बोल रहे थे कि एक पेशेंट है जो एवियन का शिकार है। हेलो हेलो, जा रही है आवाज? एक मिनट, हाँ आफ्ताब आलम जी अभी थोड़ा उनसे बात कर लीजिए फिर आप अपना क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, SK आनंद मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, मुझे तो सबकी आवाज आ रही है, लेकिन सबकी आवाज आ रही है ना इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। आफ्ताब जी आप हाँ, आनंद जी की बात क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बस उनका प्रश्न सर जवाब देते हैं उनके प्रश्न का, फिर आप पूछ लीजिएगा। हाँ हाँ, तो हम बोल रहे थे कि एक लड़का है जो एवियन का शिकार है, एवियन हो गई है उनको, जो कि उनके हित में काफी यानी कि 2 साल से आज वो बच्चा परेशान है। 22 साल का लड़का है, 22-23 साल का। और हाँ, तो जो है उस वजह से कोई ट्रीटमेंट सटीक उसको मिल नहीं पा रहा है। हालांकि 1-2 ऑर्थो से मिलने के बाद मैं कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करूंगा ये पर्सनल पेशेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी जनरलाइज कोई अगर पेशेंट कोई मतलब क्वेश्चन हो तो ही पूछें हम उससे। अभी कोई पेशेंट जी के सभी जो हेल्थ भी है ना। पार्टनर से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन जो भी पेशेंट से रिलेटेड है उसके लिए आप रेफरल भेजिए और उनकी सारी जो डिटेल्स हैं उसके आप भेजिए, फिर डॉक्टर शिखर जो है आपको उसके रिगार्डिंग आप बात करेंगे। ठीक है, अभी जनरल क्वेश्चन आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। जो भूमि का था लगभग इसका 4000 रुपये। हेलो हाँ जी। हेलो जी सर, हाँ जी, यूरिक एसिड यदि किसी का बढ़ा हो सर तो उसमें हाँ कौन सी मेडिसिन चलाया जा सकता है सर? देखिए ऐसे मतलब हर दवाई का कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसमें 2 तरीके की यूरेसीमियाज होते हैं हाइपर यूरेसीमिया में। तो एक में हम पेबुस्टैट देते हैं, दूसरे में एलोप्यूरिनॉल देते हैं, लेकिन एलोप्यूरिनॉल इज सेफर ड्रग। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा एलोप्यूरिनॉल यूज कीजिए।
तो सर डोज क्या होना चाहिए जैसे जाइलोरिक जो बता रहे हैं लोग? मतलब 100 mg ओडी में एडवाइस कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। दिलीप जी अब आप पूछ लीजिए सर से क्वेश्चन, आप बहुत देर से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। बोलिए। हाँ जी सर। जी दिलीप जी पूछिए। मैम एक हेलो सर। हेलो, बताइए। सर एक पेशेंट है, वो 1 साल पहले कंधा दबा के सो गई थी, तो उनके कंधे में प्रॉब्लम है, उनके कंधा पूरी तरह से काम नहीं करता है और हाथ उठता नहीं पूरी तरह से। 1 साल से ऊपर हो गया सर। क्या एज है पेशेंट की? 40 ईयर है। हाँ, और शुगर लेवल्स क्या है? सर उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराई पहले किसी से, अपना दवा वाला आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर, मेरे को समझ में नहीं आया आपने क्या जवाब दिया मेरे क्वेश्चन का। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि वो पहले किसी दवा लेती रही हैं, दवा लेने पर उनको रिलीफ हो जाता है। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि उनके शुगर लेवल्स क्या हैं। ठीक है, हाँ, हम लोग कनेक्टेड हैं कि मतलब डिस्कनेक्ट आपको हो आवाज आ रही है? हेलो इसमें 600 अरे कुछ कनेक्शन इशू है। दूसरे क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जी आफ्ताब जी अब आप पूछ लीजिए सर से, आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए, मुझे आवाज आ रही है, पूछिए। हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। हेलो, आ रही आपकी आवाज, आप पूछिए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोनाकार्ट इंजेक्शन लगाते हैं स्वेलिंग आने के बाद घुटने में, जब घुटना मूव नहीं होता है, वो क्या सही रहता है कि नहीं? स्वेलिंग के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ डायग्नोसिस, वो बीमारी का नाम है। स्वेलिंग इज अ सिम्टम। ये कभी भी स्वेलिंग कहीं भी किसी भी ट्रॉमा के केसेस में, और कोई ट्यूमर है, कैंसर है, उस केसेस में भी स्वेलिंग रहती है। कोई चोट लगती है तो भी स्वेलिंग आती है। कोई सिस्ट है तो भी स्वेलिंग आती है। कोई ब्लड वेसल्स का कैंसर है तो उसमें भी पल्सटाइल स्वेलिंग रहती है। तो स्वेलिंग इज अ जनरलाइज, मतलब बहुत सारी केसेस में स्वेलिंग होती है। ऐसे ही मतलब किसी एक ही चीज में स्वेलिंग नहीं होती है। तो ऐसा आप इंजेक्शन सिर्फ लगा देना इज नॉट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। इट कैन कॉज इट कैन बी फैटल टू द पेशेंट। तो फिर ऐसे मैं तो एडवाइस नहीं करता आपको पर्सनली, जब तक आपको बीमारी का पूरा नॉलेज नहीं हो तब तक आप उसको इंजेक्शन ना ही दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर और इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन का कितना होगा? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करता हूँ किसी एक को अलाउ कीजिए और दूसरे से कह दीजिए अभी रुक जाने के लिए। हेलो सर। हाँ जी हाँ मनीष जी पूछिए। हाँ सर, ये कह रहा ना सर, एक पेशेंट है सर, उसका कान बहुत दर्द करता है सर, दिक्कत है उसको, इसी है दवा तो हमेशा डालता है सर, कोई भी दिक्कत जैसे दवा खाता है, कोई मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है सर, बता सकते हैं सर? देखिए इंडिविजुअल मरीज की कोई परेशानी है तो वो देखिए जैसे पहले ही बोला गया, वो रेफरल के थ्रू आप कर लीजिए। ये शायद वो मंच नहीं है जहाँ पर इंडिविजुअल केस को समय दिया जा सके। तो आप एक बार उसका कान नहीं बता है, जो भी आपका बच्चा है ना, उसका जो भी आपका बच्चा है, सर एक सवाल है। जगह है उस स्पेसिफिक एरिया का एक्सरे करा लीजिए, उसके बाद आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जी सर। है ना, ऐसे मतलब अभी कुछ पता ही नहीं है मुझे पेशेंट के बारे में, ऐसे मैं आपको क्या जवाब दूंगा। ठीक है जी सर। हेलो सर, नमस्कार, एक सवाल है सर।
बस हाँ जी पूछ। बतिया हुआ है हेलो हाँ जी आफ्ताब जी, आवाज आ रही है? कोऑर्डिनेटर आप से मैं कह रहा हूँ ना, एक बार चैट पे बोल आप मैम एक सवाल है सर से कौन चैट पे डालने से ना आपको थोड़ा सा मैं वही बोल रही हूँ कि पता सब चल एक एक जाएगा करके कि कौन पूछेंगे ना तो पूछेगा। सर को भी सवाल सुनाई देगा, अगर सारे एक साथ बोलेंगे तो नहीं सुनाई एक देगा। मैं पूछ रहा हूँ सवाल मैडम, था सर से बात करना है। सर से पूछ रहा है। हाँ एक जी आप मिनट पूछे आफ्ताब। सुनील जी, एक मिनट, मैं सभी को बोल रहा म्यूट हूँ कर दे रहा मैडम, हूँ, एक मिनट। हाँ, मैं सभी को म्यूट कर हेलो दे रहा मैडम, हूँ। सुन पा रहे हैं? आफ्ताब, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है? एक एक करके मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा, जिन्होंने हाथ उठा रखे हैं, जिनको क्वेश्चन है अपने हाथ उठा लें। जी ओके ओके, थैंक यू सर। आफ्ताब जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ लें। हेलो हेलो, हाँ सर, ये मैं पूछ रहा हूँ पॉलीआर्थराइटिया एक ये डिजीज होती है सर? हेलो, सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो हाँ जी। सर, मैं बोल रहा हूँ पॉलीआर्थराइल्जिया का मतलब होता है मल्टीपल जॉइंट पेन। हाँ, तो वो बच्ची है सर 10 साल का, CRP 32 है सर, SO पॉजिटिव है सर। आपके ये जियो क्लिनिक पे भी दिखाएं, वो बच्ची नहीं ठीक हो पाई सर, और उसको कहीं और दिखाएं, मतलब न्यूरो फिजिशियन के पास, वो भी नहीं ठीक कर पाए। लेकिन वो बच्ची को इतना दर्द रहता है कि मत कहिए, तो वो लास्ट में वो कोई ऐसे आयुर्वेदिक वाले सब दवा देते हैं, उसके पास से दवा खा रही तो कुछ रिलीफ है दर्द से, और उसका टांग में है ना सर हल्का पतलापन आ रहा है। ठीक है, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनील विश्वकर्मा जी, आप अपना अनम्यूट कर लें। कोऑर्डिनेट। जी सर नमस्कार। नमस्ते, बताइए सर। ये अपने इधर नॉर्मली ये घुटनों में जो दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो मोस्ट ऑफ 95% लोग ऐसे आते हैं कि कमर में दर्द रहता है, घुटने में रहता है, दवा रपली से 2-4 खुराक खाते हैं, बाद में सुई भी लगवाते हैं, लेकिन जब तक उसका असर रहता है तब तक, उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। इसका रीजन क्या है? क्या परहेज किया जाए? क्या ट्रीटमेंट दिया जाए? देखिए, मैं जैसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये ऐसे केसेस में ना, जो कमर के दर्द होते हैं या घुटनों के दर्द होते हैं, दोनों में ही 4-5 स्टेजेस में ट्रीटमेंट चलता है। तो पहला स्टेज होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप कमर की एक्सरसाइजेस, घुटने की एक्सरसाइजेस और कॉमन प्रिकॉशंस, जैसे कि भारी वजन नहीं उठाना है, आगे झुक के काम नहीं करना है, बिस्तर पे से उठना है तो सीधे नहीं उठना है, करवट लेके उठना है, तो ये सब प्रिकॉशंस आप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में जब आपको लगे कि हाँ ये सब हो चुका, तो ऑर्थोटिक्स में लंबर बेल्ट दे सकते हैं, नी कैप दे सकते हैं, है ना, ये ऑर्थोटिक्स हो गया। फिर कुछ डाइक्लोजेल्स दे सकते हैं, जो पेन किलर होते हैं, वो दे सकते हैं आप। फिर अगर इससे नहीं होता है तो फिर मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं। फिर अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ गई है, रेडिकुलोपैथी आ रही है, झंझनाहट हो रही है, सुनपन आ रहा है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रीगाबलिन, गाबापेंटिन, मिथाइल कोबालामिन, ऐसे करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये मतलब स्टेजेस हैं, ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, एक एक स्टेज को क्लियर करते करते पेशेंट्स को रिलीफ आ जाएगा। ठीक है, कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, डॉक्टर रंजीत मालवीय, मैं आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। रंजीत जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ सर, मेरे एक पेशेंट है और उनका कमर में दर्द रहता है और पाँव भी उनका मतलब छोटा है एक, ठीक तो है। क्या करें उनका? तो जैसे पाँव छोटा करने के लिए पाँव की बढ़ाने की सर्जरीज मैं करता हूँ दिल्ली में, यहाँ पे उसको इलिजारो टेक्निक कहते हैं। आप गूगल पे एक बार सर्च करके देख सकते हैं। वो इलिजारो टेक्निक में जो भी जो पैर की डिस्क्रिमिनेटी है लेंथ की, वो बराबर कर देते हैं हम लोग। तो आप चाहते हैं तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उनके पैर की लंबाई जो है ठीक कर दूंगा ऑपरेटिव मेथड के थ्रू। हाँ हाँ, ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके सर।
कोऑर्डिनेटर के प्लीज कनेक्ट टू एनीवन। के भाटिया जी, आपके क्वेश्चन है तो? हाँ जी बताइए। सर 3 क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग। मेडिसिन का नहीं, पेशेंटों का ये पूछ रहा हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है, जैसे नी रिप्लेसमेंट का जिनको बोला जाता है, और पेशेंट क्या होता है, एक तो अफोर्डेबल नहीं होते, उस कंडीशन में कुछ गरीब फैमिली से भी होते हैं, और दूसरा कारण उनका डर भी रहता है या कुछ अलग कारण भी मान सकते हैं फैमिली रीजंस, तो वो नहीं करवा पाते हैं। तो क्या उनको कुछ ऐसी लाइफस्टाइल जैसे आपने बताया कि उनका चेंज करके या फिर मेडिसिन के सहारे से उनके सामान्य जीवन जी सकते हैं? पहला क्वेश्चन इसके लिए। दूसरा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट काफी मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि जैसे 35-40 साल के बाद के अंदर, तो उनको भी लाइफस्टाइल मोड के अंदर रख के उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके यानी लाइफस्टाइल वो सामान्य जीवन जी सके। और तीसरा मेरा क्वेश्चन रहेगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का। बहुत सारे पेशेंट हैं जो मैंने यहाँ पे जियो ई क्लिनिक पे दिखाए भी हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन यही रहता है कि जब तक मेडिसिन खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, जैसे मेडिसिन बंद करते हैं उसके बाद में फिर वापस वही स्वेलिंग होना, जॉइंट पेन होना, इस टाइप की उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीजों में क्या क्या पेशेंट को किन कैटेगरीज में रखें कि क्या खाना है, क्या करना है उनको, किस टाइप से लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्या उनकी हैबिट होनी चाहिए, तो क्या थोड़ा सा इस पे है? हाँ तो तीनों क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन था आपका कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में अगर ऑपरेट नहीं करा पाते तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकेशंस, और उसके बाद जो है ऑर्थोटिक्स, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है। तो वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस बेस्ट रहती हैं, वो कराना है, वेट लॉस कराना है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। उसके बाद एक्सट्रीम मूवमेंट्स एट नी जॉइंट, उसको अवॉइड करना है, जैसे कि पलथी मार के नहीं बैठना है, उकड़ू नहीं बैठना है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज करना है, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए। फिर नेक्स्ट आता है आपका मेडिकेशन में माइल्ड पेन किलर्स, क्योंकि आप हैवी पेन किलर्स लाइफस्टाइल तो खिला नहीं सकते कि उसको कह दो 1 साल 2 साल के लिए दवाई खानी है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो माइल्ड पेन किलर्स जैसे पैरासिटामोल हो सकता है, ये सब दे सकते हैं आप। फिर जो है आप क्या आता है कि कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ हो रही है, कुछ रेडिकुलोपैथी वगैरह है, तो उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन मतलब ऐसा कंप्लीट ट्रीटमेंट उसका तो नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में क्या कर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस में हमें ये डिस्क्राइब पहले डिफरेंशिएट कर, स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है, लार्ज जॉइंट वो इन्वॉल्वमेंट है। अगर लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो फिर तो एक्सरसाइजेस उस तरीके की करनी पड़ती हैं आपको कि बड़ा मसल बल्क जो है वो सब जो है स्ट्रेंथन रहे, जिससे कि जो भी जॉइंट है वो टेढ़े मेढ़े नहीं हो, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होते हैं। और स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट्स हैं तो जैसे कि हाथ के हैं या पैर के हैं, तब तो जो आपके येलो कलर की स्माइली बॉल होती है उससे रेगुलरली एक्सरसाइज करना, यही जो है मेन मतलब वो रहती लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस रहती हैं इसमें। फिर तीसरा क्वेश्चन था इम्यून, ऑटो इम्यून के जो पेशेंट्स हैं, ऑटो इम्यून तो सेल्फ डिस्क्राइब करने वाली चीज है कि ऑटो इम्यून मतलब कि अपने आप ही हो रही है, तो वो तो जब तक बॉडी में चलेगा दवाई तब तक ठीक रहते हैं। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि हाँ दवाई बंद होती है तो ये फिर से हो जाता है, ये है ऐसा है। तो मुझे लगता है मैंने आपका तीनों क्वेश्चंस का सक्सेसफुली जो है आंसर दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ओके। माँ पार्वती क्लिनिक आप पूछ लीजिए अनम्यूट करके। हेलो। हाँ जी। वो सर जैसे कि ज्यादातर सर 1-2 अभी जनरली पेशेंट आते हैं जैसे कि हिल पेन का सर, जैसे कि बताते हैं कि ज्यादातर जो मॉर्निंग में उठने के बाद बस 5 से 10 मिनट के लिए वो पेन होता है, थोड़ा देर उसके बाद चलने के बाद, पैदल चलने के बाद वो आपस से फिर वो पेन गायब हो जाता है, फिर दिन भर वो दर्द नहीं करता है। वो सब सारा सर फैमिली तौर पे सर क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ सर ऐसे? जो हील वाले पेशेंट्स हैं जो हील पहन के आते हैं, तो इसमें ऐसा तो रहता नहीं है कि मतलब रेगुलरली वो हील ही पहन रहे हैं हर दिन। किसी किसी दिन हो जाता है तो उस दिन आप माइल्ड पेन किलर्स उनको दे सकते हैं और फिर उनको वो यही सजेस्ट कर सकते हैं कि हील नहीं पहनना है। ऐसा कुछ उसमें ऐसा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है उन्हें लॉन्ग टर्म। नहीं सर, पेन किलर मेडिसिन 5 दिन 6 दिन का चलने के बावजूद भी सर वो पेन होने लगता है सर कुछ दिन, तो उसके लिए सर कुछ ऐसा कुछ
हाँ, तो ऐसे अगर केसेस हैं जिसमें आप माइल्ड पेन किलर देने के बाद भी वो अवॉइड नहीं कर रहे, मतलब पेन जो है अवॉइड नहीं हो पा रहा है, तब तो उनका ब्लड पिक्चर कराना जरूरी है। देखना पड़ेगा कि उनके बॉडी में क्या विटामिन की कमी है। तो उस हिसाब से मोस्टली तो कैल्शियम और विटामिन डी की ही कमी रहती है, तो वो सप्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप कहिए 1 आध महीने आप सप्लीमेंट्स लीजिए, जिससे कि जो भी जॉइंट है वो वीक ना हो, और जब अंदर से स्ट्रेंथ आएगी तो अपने आप ही वो हील कर जाएंगे। बाकी सेकेंड यूरिसीमिया हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है, तो वो भी चेक करना पड़ सकता है हमें। और आर फैक्टर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए वो चेक कर सकते हैं हम। बाकी प्लांटर फेशियाटिस भी हो सकता है ये। तो मैं तो एक जनरली बता रहा हूँ, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपका पेशेंट कैसा है। एक जनरली जो आप कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराइए और रूल आउट करने की कोशिश कीजिए कौन सी बीमारी है इसको, फिर उसका पर्टिकुलर इलाज करते हैं फिर आगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। सरफराज जी अनम्यूट कर लें अपने आप को, सवाल पूछना है। सर गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। सर जी हमारी पेशेंट है, लेफ्ट साइड में ये बैक बैकब्रेन पास साइड से पूरी एक साइड मुझे उसको पेन काफी दिनों से है, और कई बार कई डॉक्टर से कंसल्ट हो चुका उस पेशेंट का, अभी तक उसका कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, पेशेंट के और सारे डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को डाल दीजिएगा, तो मैं आपको पेशेंट का डिस्कस करके बताता हूँ क्या आपके पेशेंट में करना है आगे। आपका कोई एक जनरल पेशेंट क्वेश्चन हो हमारा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी यही सर है, उस पेशेंट को लेकर मैं बहुत बताऊं, इस समय फिलहाल वो बनारस में दिखा रही हैं और यहाँ से खुद जाती हैं। पहले हमारे यहाँ आई तो फिर मैं उन्हें दिखाया अनिमिका जी मैम को, तो वो हाई सेंटर पे रेफर किए, तो वहाँ भेजा, अभी तक वहाँ ट्रीटमेंट चला है, कुछ रिस्पांस नहीं इस पेशेंट। ठीक है, मैं आपके पेशेंट का सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं इसमें। जी जी ठीक सर। ठीक है, ओके। अनुज, डॉक्टर अनुज आर्य, आप पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन है। अनम्यूट कर लीजिए अनुज जी। सर नमस्कार। नमस्ते, बताइए। सर सीआरपी लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो इसके लिए क्या मेडिकेशन होना चाहिए सर? ऐसे पर्सन टू पर्सन सारे पेशेंट्स में अलग है, कौन कैसे पेशेंट है, रेस्पिरेटरी फेलियर के हैं, कौन से मतलब हर डिजीज का अलग अलग मेडिकेशन है, उस हिसाब से मेडिसिन इसमें देंगे। लेकिन जनरली मैं आपको बता दे रहा हूँ, सीआरपी एक इन्फेक्शन का मार्कर है। कोई भी जगह इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस चीज का मार्कर है ये। तो वो एक्यूट केसेस में ही मतलब सीआरपी रेज रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अगर सीआरपी रेज है तो आपको ये टैबलेट देना है, ऐसा नहीं होता है। एक जनरलाइज आपको बनाना पड़ेगा कि कहाँ का इन्फेक्शन है, क्या हुआ है, फिर उस तरीके से ट्रीटमेंट देना होगा। तो मोस्टली जो पेशेंट आते हैं जो नी जॉइंट पेन के लिए जो इस तरह के टेस्ट अगर कराए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि मैं पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे पास मोस्टली जो है वो जोड़ों से संबंधित रहते हैं। तो अगर हम ज्यादातर पेशेंट को अगर सीआरपी का टेस्ट लिखते हैं उनमें से मोस्टली पेशेंट का जो है सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब जैसे अगर नी के पेशेंट्स हैं उसमें सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये देखना होगा मेल पेशेंट है फीमेल पेशेंट है, फिर उसका यूरिन टेस्ट ये सब कराना जरूरी है, जस्ट टू मतलब कैच कि वेयर इज द इन्फेक्शन, कहाँ पे इन्फेक्शन है उसको कैच करना होगा आपको, है ना। नी के केसेस में अगर सीआरपी आ रहा है तो सब में आना चाहिए। अगर ये नी का पैथोलॉजी है तो सारे ही नी के पेशेंट में सीआरपी पॉजिटिव आना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू, है ना, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कि ये सीआरपी पॉजिटिव हो रहा है कि बॉडी में कहीं और इन्फेक्शन है, तो वो आपको कैच करना है। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर फुट ड्रॉप के लिए क्या मैनेजमेंट होना चाहिए? फुट ड्रॉप तो सीपीएन की या तो अब इसमें न्यूरोप्रेक्सिया भी हो सकता है, न्यूरोलिसिस भी हो सकता है। न्यूरोप्रेक्सिया आप जानते हैं? न्यूरोफ्लेक्सिया नहीं सर, नहीं। और न्यूरोलाइसिस नहीं सर, आप नहीं थोड़ा सा जानते हैं, मतलब आप ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो। मैं अब वैसे जनरली आपको बता देता हूँ, फुट ड्रॉप इज नर्व इंजरी की वजह से होता है, फिर उसको उस तरीके से ट्रीट करते हैं।
जी जी, वो रेडियल नर्व और इंजरी। कोई क्वेश्चन? हाँ जी जी, सर। कोई भी नर्व इंजरी है ना, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि नर्व इंजरी कैसे होती है। वो चीज़ आपको नहीं है तो उस चीज़ का आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सर एक क्वेश्चन हो रहे हैं, जी। जैसे कि घुटनों में से आवाज आती है, या किसी के कंधों में से या कमर में से उठते बैठते समय आवाज आने लगती है सर, जॉइंट के हाँ अंदर, जी, तो हाँ उस जी। मैनेजमेंट करना चाहिए सर? जो भी जॉइंट के बीच में अगर आवाज आ रही है तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि बोन्स वीक है और जी कार्टिलेजेस जो भी है वो वीक है। तो इन सारी केसेस में विटामिन डी और कैल्शियम और मल्टीविटामिन यही आप प्रिस्क्राइब करें, और जी ओवरऑल जो भी स्ट्रेंथ है जॉइंट्स की उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी मैं डॉक्टर शेखर का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती ओके। जीओ को दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत यहाँ पे नॉलेज की बातें बताई, और मैं आशा करती हूँ कि सभी हेल्थ पार्टनर के लिए जानकारी जो है लाभकारी रहे। वो अभी हम इस वेबिनार को यहीं पर एंड करते हैं, आने वाले समय में हम और भी ऐसे वेबिनार लाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए अब मैं सारे हेल्थ पार्टनर से बोलना चाहूंगा कि जी आपके सर। जो भी क्वेश्चंस अपने पर्टिकुलर पेशेंट्स के रह गए हैं आज, तो वो सारे लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी स्पेसिफिक पेशेंट्स रहेंगे उन सबके जो है ट्रीटमेंट में मैं आपकी सारी मदद करूंगा, जैसे भी आप चाहोगे उस तरीके से। तो उस सारे पेशेंट्स को जो भी आप आज डिस्कस नहीं कर पाए उस तो आपको निराश नहीं होना है बिल्कुल, और जैसे जिस टाइम को भी आपको लगे सूटेबल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं रखता हूँ, है ना? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।